नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या कोविड ने आपका टैक्स का गणित बिगाड़ दिया है? क्या वर्क फ्रॉम होम की वजह से आपके जो सैलरी के टैक्स फ्री कंपोनेंट्स थे, अब आपको उस पर टैक्स देने पर मजबूर होना पड़ रहा है? यही कुछ हकीकत है जिसका सामना हम में से कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आज प्रीति खुराना, चीफ एडिटर क्लियर टैक्स। प्रीति, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज। तो आज हम शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे वर्क फ्रॉम होम से कैसे बढ़ी टैक्स देनदारी, कोरोना काल में सैलरी के टैक्स फ्री कंपोनेंट कैसे करे क्लेम, क्या नए टैक्स सिस्टम को चुनना है आपके लिए बेहतर? तो सबसे पहले प्रीति, यही परेशानी अभी कई नौकरी पेशा लोगों के सामने खड़ी हो गई है कि कोविड के बाद कई ऑफिसेस, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया। कईयों को मजबूरी में और कईयों को जानबूझकर, यानी कंपनी की पॉलिसी के तहत वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, जिससे कि डेफिनेटली एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये टाइम आगे बढ़ रहा है, लोगों को रियलाइज हो रहा है इससे चलिए आने जाने की तो बचत हुई, ऑफिस आना जाना, उस पर पेट्रोल का खर्चा तो घटा, लेकिन टैक्स की देनदारी बढ़ गई है। तो ये जो कोरोना काल में टैक्स का गणित बिगड़ा है, उसमें क्या क्या परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं अभी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि लोग ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो बड़ी सिटीज़ में काम करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर या इवन दिल्ली में, तो ये सभी लोग छोड़ कर के या तो होम टाउन जा रहे हैं, क्योंकि घर से काम करना है और अगर इंटरनेट है, वाई-फाई है, तो कहीं से भी काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग अपने रेंटेड घर जो है, उनको छोड़ कर के होम टाउन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में क्या होगा कि रेंटल पेमेंट नहीं करेंगे, रेंट की कोई पेमेंट नहीं होगी, रेंट रिसीट्स नहीं होंगी। तो इस तरह से जो एचआरए पर वो टैक्स बेनिफिट क्लेम करते थे, वो नहीं क्लेम कर पाएँगे और ऐसे और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बिल सबमिट करने पर, एक्चुअली पेमेंट करने पर क्लेम किए जाते हैं। जैसे एचआरए हो गया या लीव ट्रैवल अलाउंस जिसे एलटीए कहा जाता है, तो एलटीए भी एक्चुअल्स पे होता है और ऐसे माहौल में किसी का भी घूमने के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है और अगर इसका बिल सबमिट नहीं किया जाए, तो ये जितना भी आपका अलाउंस है, इसको टैक्स काट करके आपका एम्प्लॉयर आपको साल के एंड में दे देगा। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो ठीक है, टैक्स कटता चला आ रहा है, जो डिक्लेरेशन दी थी, बट जनवरी-फरवरी में जब पहुँचेंगे, तब जब रिकैलकुलेट किया जाएगा कि टीडीएस आपका कितना काटा जाए, तब जो है दिक्कत हो सकती है। अगर ये सारी रिसीट्स आपके पास नहीं होंगी, तो उन अलाउंसेस का आप कैसे मैनेज करेंगे, उन पे टैक्स कैसे बचाएँगे, जो ऑलरेडी जो है आपने कुछ भी उन पे क्लेम नहीं किया, कुछ भी बिल सबमिट नहीं किए, तो उन पर कैसे टैक्स बचाया जाए? एब्सोल्युटली। जो सैलरी के टैक्स फ्री कंपोनेंट्स हैं, जिसको अब हम बस दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, उनको पता होगा कि आपको एचआरए मिलता है अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, कन्वेंस अलाउंस आपको दिया जाता है, ऑफ कोर्स बिल्स देने के बाद एलटी आप क्लेम करते हैं, 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, 2 बार आप उसे क्लेम कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट रिइंबर्समेंट मतलब बाहर जाके खाना पीना, उसका बिल आप देकर आप क्लेम लेते हैं, और टेलीफोन और ब्रॉडबैंड के बिल्स भी आप बिल्स दिखाकर उसको टैक्स फ्री कंपोनेंट के तरह आप अपने अकाउंट में आपको मिल जाता है। लेकिन अब एक एक करके प्रीति इस पर हम चर्चा करते हैं। एचआरए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैलरी का। जब हमें सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें एचआरए का एक कंपोनेंट है, जिसमें अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं तो एक बड़ा रिलीफ मिलता है, चलिए इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मैं थोड़ा सा एचआरए का जो एक टोटल टैक्स जो एक कंपोनेंट होता है, जो उसकी बारीकियां होती है, वो आपसे समझना चाहती हूँ। एचआरए जब आप क्लेम करते हैं तो कितना तक मिलता है, और अभी क्योंकि स्थिति में एचआरए हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है किसी एक नौकरी पेशा को?
तो स्वाति जो एचआरए रहता है ना वो सैलरी में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। सबसे भारी अलाउंस जो है वो एचआरए होता है। किसी की भी सैलरी देखिए बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, एचआरए मिलेगा, स्पेशल अलाउंस या और तरह के अलाउंसेस होंगे बट एचआरए का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल सैलरी पे वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ पर रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उनको बहुत ही टैक्स बचाने का एक आराम मिल जाता है क्योंकि बिल सबमिट करेंगे, एक्चुअल में रेंट पेमेंट करेंगे और अगर रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सारे अगर जो प्रूफ है, वो जमा करेंगे एम्प्लॉयर के पास तो आपको उसपे आप एचआरए पे टैक्स बचा पाएँगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एचआरए कैलकुलेट करने का मगर उसका बेसिक अ, जो असम्पशन है वो यही है कि आप एक्चुअली में रेंट में रह रहे थे, तभी आपको ये अलाउंस मिलेगा। तो अब अगर आप अ, ये देखेंगे कि एचआरए कैसे उसपे कोई टैक्स बचाए तो जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, खाली वही बचा सकते हैं। अब कुछ लोग अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं क्योंकि वो उनके साथ रह रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो पेरेंट्स हैं, वो उस रेंटल इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न में शो करें। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा और अगर आप अपनी रेंटेड अकोमोडेशन छोड़ करके उसको बंद करके वापस दे करके लैंडलॉर्ड को अगर होम टाउन चले गए हैं, तो इस पे टैक्स की देनदारी बन जाएगी क्योंकि जैसे ही साल खत्म होगा, जब प्रूफ माँगेंगे आपके एम्प्लॉयर की एचआरए के प्रूफ सबमिट करिए, रेंट रिसीट्स दिखाइए, तब जो है आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने रेंट पेमेंट्स जो है नहीं करी हैं तो। अब जैसे कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एक दर्शक है हमसे कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे कोविड की स्थिति शुरू हुई थी तो इनके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया। अब क्योंकि ये जयपुर के रहने वाले इसलिए दिल्ली छोड़ के जयपुर चले गए। अब दिल्ली में रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे जिसलिए वो एचआरए क्लेम करते थे। 3 महीने वो रहे इस फाइनेंशियल ईयर में लेकिन उसके बाद अब वो अपने घर वापस चले गए। तो अब ईयर एंड में इनका एचआरए कैसे कैलकुलेट होगा? पहले 3 महीने रिसीट दिखाकर उतना क्लेम कर सकते हैं, बाकी सब टैक्सेबल होगा, ये इसका टैक्स गणित रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही अ, मतलब उन्होंने ये रेंटेड अकोमोडेशन छोड़ दी है, तो उसके बाद कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितने महीने उन्होंने क्लेम करना है, जितने महीने एक्चुअली रेंट पेमेंट करी है, उतने महीने का एचआरए पे एक्सेम्पशन वो क्लेम कर पाएँगे और बाकी का बचा जो जितना भी है, वो सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा। हम्म। एक दर्शक कह रहे हैं कि इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस रेंट पे किया था जब इनके पास लमसम अमाउंट था, तब स्थिति सारी सही थी। कई ऐसे होते हैं लोग जो कि एडवांस रेंट पेमेंट करते हैं, तो क्या उसकी रसीद लेकर वो जो एडवांस पेमेंट है, क्योंकि अभी तो उसकी रसीद उनके पास नहीं होगी, तो वो रसीद लेकर वो उसको क्लेम कर सकते हैं? उसका एक कोई वे आउट है एचआरए क्लेम करने में? देखिए अब ये बहुत ही सवाल मतलब इस तरह का है कि आपने रेंट पेमेंट कर दिया बट आप वहाँ पर रह नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा पेमेंट क्यों करेंगे? मतलब आप अपनी जेब से पैसे क्यों देंगे? अगर आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी और आप वहाँ रह नहीं रहे हैं, तो आई एम श्योर ये जो अरेंजमेंट है आपने एडवांस में दिया है, आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ कंडीशंस होती हैं एचआरए क्लेम करने की, वो ये होती है कि आपका वहाँ रहना भी ज़रूरी होता है। तो कल को अगर टैक्स ऑफिसर कोई सवाल उठाते हैं कि आपने ये रेंटल पेमेंट करी है, आपका रेंट एग्रीमेंट है, बट क्या आप वाक़ई में वहाँ रहते थे? तो ये भी आपको प्रूव करना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली वहाँ पर रिज़ाइड करते थे, आप अपने ऑफ़िस की वज़ह से आपको वहाँ रहना पड़ा या आपका वहाँ घर था, जो भी वज़ह थी, आप उस अकोमोडेशन में आप एक्चुअली में प्रेज़ेंट थे, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने एडवांस दिया है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाहें तो उसका रिफंड माँग लीजिए लैंडलॉर्ड से, पेमेंट मत करिए और शायद आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कुछ और रीनेगोशिएट कर सकते हैं अपने सैलरी पैकेज को, ताकि आपकी जेब से जो है रेंटल पेमेंट ना जाए अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो। हम्म। एक छोटा सवाल मैं और लेती हूँ। इसमें जैसे कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने रेंट पे किया है, अब उसमें उनको नुकसान हो गया कि कैसे अब वो जो उन्होंने लैंडलॉर्ड मानिए अगर नहीं देता है वो रेंट वापस, और जैसे माता पिता को कोई माता पिता के साथ रह रहे हैं उनको रेंट दे दिया, तो क्या ये इसमें काउंट होगा? माता पिता को रेंट देना काउंट हो सकता है, एचआरए में क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर शायद कोई रिसीट इन्वॉल्व ना हो? देखिए, आप बिल्कुल डेफ़िनेटली पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, मगर ये एक्चुअली में एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए।
आप इनकम टैक्स ऑफिसर अगर सवाल उठे तो आप यू शुड बी एबल टू प्रूव कि आपने पेमेंट करी थी या ऑनलाइन ट्रांसफर करी थी, और आपके पास रिसीट होनी चाहिए, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जितना भी रेंट आपने पे किया है, जिसको भी मदर या फादर जिसको पे किया है, उनकी टैक्स रिटर्न में ये इनकम की तरह दिखाना चाहिए। तो उनकी टैक्स रिटर्न में ये जुड़ जाएगा, वो इनकम की तरह इसको दिखाएँगे और उस पर वो टैक्स भरेंगे। तो ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप डेफ़िनिटली पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं और इससे आप एचआरए भी क्लेम कर लेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनका टैक्स जो है कम बनता है, क्योंकि जब लोग 60 ईयर क्रॉस कर जाते हैं तो एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाती है और मोर देन 80 इयर्स पे एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है। तो इस तरह से जो है उनका टैक्स हो सकता है कम बने ये रेंटल इनकम जोड़ने के बाद भी, और आपका भी टैक्स बच जाए। तो डेफिनिटली ये एक चीज़ पॉसिबल है, बट रियलिटी में ये होना चाहिए, खाली एक टैक्स सेविंग मैकेनिज़्म नहीं, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया और आपने उनको रेंटल पेमेंट करी और हर महीने की जो है आपके पास प्रूफ है कि आपने ये पेमेंट करा है नेट बैंकिंग से या कैश दिया है या चेक दिया है, और साथ के साथ आपके पास रिसीट भी होनी चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब आप एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे तो डेफिनिटली एम्प्लॉयर आपको एचआरए का एग्जेम्पशन अलाउ कर देगा। ओके। अब हम बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, जो कि टैक्स फ्री होता है अगर ऑफ कोर्स आप उसका बिल पे करते हैं, बिल दिखाते हैं ऑफिस में, वो है एलटीए या कन्वेंस रीइंबर्समेंट जो होता है। अब कोविड की वजह से कम प्रीति इस साल तो ट्रैवलिंग लोगों की न के बराबर हो गई है, वॉलंटरली लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 4 साल का ब्लॉक ईयर है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? इसके जो पहले किसी ने ट्रैवल किया हो वो क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इस साल का जो पर्टिकुलरली इस साल का जो अगर आप क्लेम नहीं करते हैं वो उसको पार्ट ऑफ सैलरी में अगर ऐड कर देते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। मतलब पार्शली आप बिल दिखा दीजिए जहां ट्रैवल किया और इस साल का आप सैलरी में ऐड करा दीजिए। देखिए, पहले तो एलटीए और कन्वेंस दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो कन्वेंस अलाउंस या कन्वेंस रीइंबर्समेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, और एलटीए जो है वो खाली लीव ट्रैवल के लिए है। यानी कि हो सकता है आपके एम्प्लॉयर की ऐसी कंडीशंस हो कि आप छुट्टी लगाएँ और आप कहीं घूमने जाएँ, मिनिमम 3 दिन या कई जगह 5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, और जो भी आपका ट्रैवल फेयर है वो रीइंबर्स होता है। तो एलटीए अगर आपके सैलरी पैकेज में है, आपको पहले तो ये देखना है कि आपके सैलरी पैकेज में क्या लीव ट्रैवल अलाउंस नाम की कोई चीज़ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो वो तो क्लेम ही नहीं कर सकते। तो अगर लीव ट्रैवल अलाउंस है, तो आप इसे 2 बारी क्लेम कर सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। तो अभी जो ब्लॉक चल रहा है, वो है 2018, 19, 20, 21। तो इन 4 सालों में आप किसी भी 2 साल में एलटीए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले तो ये चेक करिए कि आपने पिछले, अब ये तीसरा साल जो है आपका चल रहा है, तो आपने पिछले 3 सालों में कितनी बारी क्लेम करा है? अगर 2 बारी क्लेम करा है, तो और क्लेम नहीं हो पाएगा, वैसे ही उस पर टैक्स भरना होगा। अगर आपने नहीं क्लेम करा है, तो अब जो है 2019-20 का जो एलटीए पोर्शन था, वो एक और फाइनेंशियल ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगा। आप इस साल क्लेम कर सकते हैं, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो ये जो है 4 साल का ब्लॉक है, इसमें 2 बारी अलाउड होता है। अब ये कैसे क्लेम होगा? जैसे मैंने कहा, आपको अपनी लीव ट्रैवल अलाउंस पॉलिसी देखनी होगी कि कितने दिन की छुट्टी लगानी है। ये खाली एक्चुअल्स पर ही होगा। तो अगर आपने ट्रैवल ही नहीं करा, आप छुट्टी नहीं ले पाए, घूमने नहीं जा पाए, जैसे कि हम सभी के साथ ये हो रहा है, तो ये जो अलाउंस है, आपका एम्प्लॉयर इस पे पूरा का पूरा टैक्स काट करके आपको पैसे दे देंगे, जब भी टीडीएस रिकैलकुलेट होगा जनवरी-फ़रवरी में। या फिर कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो आपको जो है इसको रोल ओवर करके दे सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, ये ब्लॉक जो है खत्म हो जाएगा, तो 2021 में, 2021 में ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। उसके बियॉन्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बट फिलहाल डेफिनिटली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करिए, अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कर लीजिए, या फिर जो है उसको रीडिज़ाइन करिए अपने सैलरी पैकेज को, ताकि ये जो अलाउंस है आप इस पे टैक्स बचा सकें। बट अगर आपने कोई भी ट्रिप करा है जो सारी कंडीशंस मीट करता है, तो डेफिनिटली बिल को सँभाल करके रखिए, और जब समय आएगा तो आप अपना बिल सबमिट करके जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। बट ये हॉलिडे होना चाहिए, और सारी पॉलिसी जो एक हर एम्प्लॉयर की अलग पॉलिसी रहती है, तो जो भी पॉलिसी की कंडीशंस हैं वो मीट होनी चाहिए, और तभी आप ये अलाउंस को टैक्स फ्री क्लेम कर पाएँगे।
यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि नया टैक्स सिस्टम, क्योंकि उसमें कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, क्या अगर बिल आप नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो क्या इस साल के लिए आप नया टैक्स सिस्टम चूज कर सकते हैं? वो अगर वो एडवाइजेबल होगा क्या, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। क्या कोविड की वजह से आपकी टैक्स देनदारी बढ़ गई है? वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है कि आपको साल के अंत में कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? हमारे साथ है क्लियर टैक्स की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। प्रीति, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट एक और जिसको लोग जो नौकरी पेशा है वो क्लेम करते हैं, बाहर खाते पीते हैं तो वो जो बिल्स हैं वो पेश करके आप उसको टैक्स फ्री कॉम्पोनेंट के तौर पर ले सकते हैं। अब इस साल तो बाहर खाने पीने से रहे लोग, और ये ईयरली बेसिस पर ईच फाइनेंशियल ईयर में पे होता है, तो एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट का जो ये टैक्स में नुकसान हो रहा है, इससे पार पाने का कोई तरीका है अभी? देखिए एक्चुअली जितना भी आपको रीइंबर्समेंट मिलता है वो आपकी सैलरी पैकेज को इम्पैक्ट नहीं करता है। खासकर जो हम बात कर रहे हैं इस तरह के एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट या मील्स जिसे कहते हैं, मील्स रीइंबर्स हो रहे हैं। और वो यूजुअली हम क्यों करते हैं कि किसी क्लाइंट को लेके गए, कस्टमर को लेके गए लंच या डिनर पर, या फिर इवन जो है विद इन द कंपनी एम्प्लॉइज जो है उन्होंने कोई पार्टी करी ऑर्गेनाइज, और वो सारा का सारा जो है स्टाफ वेलफेयर में चला जाता है। तो ये जो खर्चे हैं ये कंपनी की बुक्स में जाते हैं, यानी कंपनी के खर्चे होते हैं, ये उनके एक्सपेंस होते हैं, ये आपकी सैलरी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो अगर वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं तो रीइंबर्स कराने का कोई सवाल नहीं उठता। और इस तरह से ये आपकी पे स्लिप में जो है नहीं आता है। तो पे स्लिप में भी नहीं आया, आपका पर्सनल रीइंबर्समेंट नहीं है, क्योंकि देखिए अगर खर्चा करेंगे तो रीइंबर्स हो जाएगा, बट अगर खर्चा ही नहीं हुआ तो रीइंबर्स नहीं होगा। और एज सच इस तरह की जो रीइंबर्समेंट है मील्स वाली जो है वो मतलब जो है अलग से नहीं मिलती है, सैलरी का हिस्सा नहीं होती है। और दूसरी तरह की रीइंबर्समेंट्स होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने सैलरी पैकेज को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जैसे आपने रीइंबर्स कराया, मान लीजिए बुक्स एंड पीरियोडिकल्स की, आपको कुछ मैगजीन्स हैं जिनको सब्सक्राइब करना है, कुछ अखबार वगैरह हैं जिनको आप रेगुलरली पढ़ते हैं, या जैसे टेलीफोन रीइंबर्समेंट। तो इस तरह से पैकेज डिजाइन हो जाता है कि इतना जो है टेलीफोन जो है आपने यूज करेंगे पर मंथ, इतने रुपए के हिसाब से टेलीफोन बिल्स रीइंबर्स होंगे, क्योंकि आपकी जॉब का नेचर ही ऐसा है कि आपको जो है ऑफिशियल कॉल्स जो है आपको अपने फोन से करनी पड़ती है। तो उस तरह की जो रीइंबर्समेंट्स हैं वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट अगर आप जो है बिल जमा करते हैं और वो कंप्लीटली एक्चुअल्स पे होता है, स्टाफ वेलफेयर को हिट करता है, आपको पर्सनली आपके पैकेज में नहीं वो बैठा हुआ वो अमाउंट, तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर आपके पैकेज के अंदर ही ऐसे बना हुआ है कि टेलीफोन रीइंबर्समेंट या बुक्स एंड पीरियोडिकल्स रीइंबर्समेंट, देन डेफिनिटली जो है आपको एक टैक्स इम्पैक्ट आ जाएगा अगर आपने बिल नहीं जमा करा तो। हम्म हम्म प्रीति, एक बात बताइए, क्योंकि अभी तो ये कोविड की स्थिति चलती जा रही है, हो सकता है कि अगला जो वित्त वर्ष है उसमें भी काफी हद तक ऐसी ही स्थिति रहे। तो ऐसे में जो नया टैक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारी रियायतें नहीं हैं, जो कि बस हम थोड़ी देर में दिखाने भी वाले कौन कौन सी रियायतें आपको नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलती हैं, क्या ऐसी स्थिति में नए टैक्स सिस्टम को चूज करना बेटर रहेगा? देखिए अब फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 2021, इसमें आप सभी टैक्स पेयर्स को चॉइस है कि आप ओल्ड रेजीम लेना चाहते हैं या न्यू रेजीम। तो ओल्ड रेजीम बिल्कुल वही है जो पिछले साल थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, यानी कि 80C जिसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट होता है, 80D जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस की रीइंबर्समेंट होती है, HRA, LTA, जितने भी हमने सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस की डिस्कशन करी है, जैसे कोई भी रीइंबर्समेंट्स वगैरह है, ये सभी जो है ये ओल्ड रेजीम में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप 80C क्लेम करके पूरा 1.5 लाख घटा सकते हैं, या फिर HRA, LTA वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ये सब क्लेम नहीं करना चाहते तो आप न्यू रेजीम में जा सकते हैं। अब न्यू रेजीम में क्या है, कोई भी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है, एक दो को छोड़ करके, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस वो अवेलेबल है, बट बाकी सभी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है, और टैक्स रेट्स कम हैं। और एम्प्लॉय को ये चॉइस है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जब
खत्म होने वाला होगा, जब वो रिटर्न भर रहे होंगे, तो जो भी रेजीम उनको बेनिफिशियल लगे, वो उसमें स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ओल्ड रेजीम ऑप्ट करी थी या ऑटोमैटिकली सभी एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं कि ओल्ड रेजीम अप्लाई कर दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं एम्प्लॉयी से तो ओल्ड रेजीम आपको दे रहे हैं। अगर आपने बिल्स वगैरह जमा नहीं करे, तो जब साल खत्म होगा, आप रिटर्न फाइल करने लगेंगे, तो जो भी आपको रेजीम फ़ायदेमंद लगेगी, जहाँ पे भी टैक्स कम होगा, आप उसे चूज़ कर पाएँगे। बट इस बात का ध्यान रखिए कि ओल्ड रेजीम से आप और भी कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ टैक्स सेविंग करी है, एटीसी करा है या एटीडी करा है या आपने एचआरए क्लेम किया है, आपने एलटीए क्लेम किया है, तो जितना टैक्स आप न्यू रेजीम में पे करते, उससे भी कम पे करने की पॉसिबिलिटी ओल्ड रेजीम में ज़रूर रहेगी। तो दोनों ही बातें हैं, एक तो चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेजीम, बट अगर आप ये डिडक्शंस क्लेम कर पाएँ, तो आप ओल्ड रेजीम में कम टैक्स पे करेंगे। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है बट डेफिनिटली बेसलाइन यही है कि कोशिश करिए आप डिडक्शंस क्लेम कर पाएँ, कोशिश करिए कि टैक्स सेविंग की जो जितने भी सेक्शंस हैं उनका बेनिफिट उठा पाएँ और अगर नहीं उठा पाते तो जो है न्यू रेजीम जिसके रेट कम है, वहाँ पर जाकर के टैक्स भरेंगे तो थोड़ा डेफिनिटली कम होगा बट टैक्स सेविंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आपको ये जो डिसीजन है, ये तभी होगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न जब अगले साल फाइल होगी तब ये डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल सभी मोस्ट एम्प्लॉयर्स ने ये करा है कि ओल्ड रेजीम ऑटोमैटिकली अप्लाई करी है क्योंकि जो भी एम्प्लॉइज ये फायदा उठा सकते हैं टैक्स डिडक्शन का, टैक्स बेनिफिट का, वो डेफिनिटली ओल्ड रेजीम में बेटर ऑफ है। इसीलिए हमने भी ये कुछ एनालिसिस किया, हमने भी यही देखा कि जितने लोग ओल्ड रेजीम में रहते हैं, जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं एटीसी मैक्सिमाइज करते हैं, पूरा 1.5 लाख तक उसको लेके जाते हैं, वो सभी लोग जो है वो ज़्यादा फ़ायदे में हैं ओल्ड रेजीम में। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जितने ही आपकी सैलरी पैकेज है, वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसको किस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा इस साल। ओके। प्रीति, एक बात बताइए कि एक टैक्स पेयर के पास कितनी बार फ्रीडम है अपने इस टैक्स रेजीम को चेंज करने का बिटवीन ओल्ड एंड न्यू? देखिए, ये ऑप्शन जो है खाली एक बार मिलता है, तो जो स्विच का ऑप्शन है, मतलब एक बारी क्या आप एक बारी ही चूज़ करते हैं, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ कुछ एम्प्लॉयर्स ने ईमेल भेजी कि बताइए हमें आपको ओल्ड रेजीम चाहिए या न्यू रेजीम चाहिए, बट क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ लॉकडाउन की वजह से घर पर ही थे, तो ये एक्सरसाइज़ हम मालूम है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स नहीं कर पाए और ऑटोमैटिकली उन्होंने ओल्ड रेजीम अप्लाई कर दी। अब रूल्स ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो हम्म। आपकी रेजीम नहीं बदलेगा। तो मान लीजिए आपको सितंबर, अक्टूबर में या कभी लगता है कि नहीं मुझे तो न्यू रेजीम में टैक्स कटवाना है क्योंकि उसमें टैक्स रेट कम है, तो वो चेंज जो है नहीं हो सकता। वो जो चेंज है हम्म। आपको खुद करना होगा जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो एम्प्लॉयर ने जो एक बारी ऑप्शन अप्लाई कर दी, ओके। वो वही रहेगी, हम्म। उसी हिसाब से टीडीएस काटेंगे बट हम्म। आप ये चेंज जो है जब रिटर्न फाइल करेंगे तब कर सकते हैं। हम्म। जी। तो कुल मिलाकर आपको इस नया जो जिसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं उसमें टैक्स में अगर नुकसान पहुंचा वर्क फ्रॉम होम करने से कैसे राहत मिल सकती है, क्विकली सम अप करूं तो टैक्स बेनिफिट का रास्ता कर्मचारियों को अगर निकालना है, आप अपने कर्मचारी जो आपका एम्प्लॉयर है उनसे बात करके अपनी सैलरी रीनेगोशिएट कर सकते हैं, जैसा कि प्रीति ने भी बताया। जहां पर खर्च ज्यादा है वो खर्च जो टैक्स फ्री कंपोनेंट्स है उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट ब्रॉडबैंड का खर्चा आजकल ज्यादा है तो वहां पर आप ज्यादा अमाउंट सैंक्शन करवा सकते हैं। लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर जैसे सामान पर टैक्स बेनिफिट मिले, ऐसा आप अपने कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉयर है उससे बात कर सकते हैं। तो न्यू नॉर्मल है तो रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए प्रीति आपका हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।